हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन ने एक बार फिर से एंशिएंट गोल्डलैंड में जाते हुए न सिर्फ अपने सभी ट्रेस को दोबारा से रिफाइन कर लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ जनरल डाउ के दिए हुए एक आर्टिफैक्ट की मदद से उसने थंडर फ्रॉग को भी अपना पेट बना लिया था, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था कि अकेले एक एम्पर लेवल की बीस्ट को टक्कर दे सकता था। जबकि वांग लिन के मस्कीटो बीस्ट को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए थंडर फ्रॉग और मस्कीटो बीस्ट के बीच में एक फाइट भी हो गई थी। लेकिन वांग लिन ने उन दोनों को ही डांटते हुए वहाँ पे शांत करवा दिया था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था इमॉर्टल फायरीलैंड का गेट ओपन हो चुका था और वांग लिन के साथ साथ और भी काफी सारे कल्टीवेटर्स ने अपनी इमॉर्टल कल्टीवेशन जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए उस इमॉर्टल वर्ल्ड में जाना भी शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स उस पोर्टल से होते हुए इमॉर्टल फायरीलैंड में जाने वाले गेट के पास पहुंच चुके थे। और वो जगह दिखने में बिल्कुल एक डीप स्पेस की तरह दिखाई दे रही थी, जहाँ पे एक टूटे हुए प्लेटफॉर्म के काफी सारे टुकड़े भी मौजूद थे और हर एक इमॉर्टल कल्टीवेटर अपने अपने हिसाब से वहाँ पे उन प्लेटफॉर्म्स को चूज करते हुए उनके ऊपर ही खड़ा हो रहा था। और इसी तरह वांग लिन को भी वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म का टुकड़ा मिल चुका था। और जब वांग लिन वहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर इधर उधर देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे स्नोलैंड की रेड बटरफ्लाई के ऊपर भी पड़ती है, जो कि वांग लिन की ही तरह इमॉर्टल फायरीलैंड के अंदर जाना चाहती थी। और उसी के साथ साथ वहाँ पे और भी काफी सारे पावरफुल इमॉर्टल कल्टीवेटर्स मौजूद थे, जिन्हें देखते हुए वांग लिन की नजर सीधा वहाँ पे उस गेट के ऊपर जाती है, जिससे होते हुए वो सभी लोग इमॉर्टल फायरीलैंड के अंदर इंटर करने वाले थे, जिसके नीचे एक और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद था। दरअसल अभी वांग लिन और बाकी सभी वॉरियर्स जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए थे वो भी पहले उसी की तरह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर ने अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस प्लेटफॉर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और वांग लिन तो वहाँ पे यही सोच रहा था कि उस प्लेटफॉर्म को अपने सिर्फ एक ही पाम अटैक के साथ टुकड़े करने वाला मास्टर आखिर कितना ज्यादा ताकतवर रहा होगा। पर अभी वांग लिन वहाँ पे इधर उधर देखते हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे कुछ और इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़ती है, जिन्होंने वहाँ पे अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हुए एक स्पीचर रिकवरी फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर दिया था। असल में इमॉर्टल फायरीलैंड के अंदर उनके साथ क्या क्या होने वाला था उनमें से किसी को कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे जाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर वो सभी लोग फायरीलैंड के अंदर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तो कम से कम यहाँ पे वापस आने के बाद ये स्पीचर रिकवरी फॉर्मेशन तो यहीं पे मौजूद होगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स अपनी पावर को दोबारा से रिकवर कर सकते थे। और ये आइडिया वांग लिन को भी वहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए वांग लिन भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहीं पे बैठते हुए एक स्पीचर रिकवरी फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर चुका था। हालांकि यहाँ पे वांग लिन के साथ साथ बाकी सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स भी या तो सोल फॉर्मेशन एलएम के कल्टीवेटर्स थे या फिर उससे भी ऊपर के, पर उसके बावजूद भी वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। और उन सभी का घबराना बनता भी था, क्योंकि वो सभी लोग एक नई दुनिया में जो जाने वाले थे। इसी बीच हम वहाँ पे एक और कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी दिखाई दे रहा था, जिसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते थे, या तो वो कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था या फिर उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अपने इसी घमंड के चलते वो इमॉर्टल कल्टीवेटर वहाँ पे एक टोर ट्राइब के कल्टीवेटर के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम स्कोल टाइगर था। और ऊपर से उसका अपना बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो टोल ट्राइब का यंगेस्ट मास्टर था जो कि यहाँ तक पहुंचा था। और ऊपर से टाइगर भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम को अचीव कर चुका था। पर ये सब जानते हुए भी वो घमंडी इमॉर्टल कल्टीवेटर वहाँ पे टाइगर के पास आते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ उससे कहता है, हे घटिया बीस्ट कहीं के, तुम यहाँ पे आना डिजर्व नहीं करते, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से और इस प्लेटफॉर्म को भी अपने यंग मास्टर के लिए छोड़ दो। अब उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टाइगर को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, और उसका गुस्सा होना बनता भी था। वो खुद अपने टाइप का यंग मास्टर था और ये कल्टीवेटर यहाँ पे आकर उसके साथ ही इस तरह से बात कर रहा था। ये सोचकर ही टाइगर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने वहाँ पे गुस्से के साथ अपनी सोल फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखते ही बेचारा वो कल्टीवेटर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहाँ पे भागते हुए टाइगर से काफी दूर आ गया था। असल में उस कल्टीवेटर ने सोचा था कि टाइगर एक मामूली सा कल्टीवेटर होगा जिसे वो रात धमका कर यहाँ से भगा देगा, लेकिन टाइगर ने तो उल्टा उसे ही वहाँ पे भगा दिया था। लेकिन इस बीच बेचारे उस कल्टीवेटर से वहाँ पे एक और गलती हो जाती है। वो पीछे हटते हुए वहाँ पे रेड बटरफ्लाई वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका था, जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई ने भी वहाँ पे अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर तो बेचारे उस कल्टीवेटर की बची कुची हुई हिम्मत भी वहाँ पे जवाब दे जाती है। और रेड बटरफ्लाई की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहता है, ये तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के पीक पे पहुंच चुकी है, मैं यहाँ पे इसे ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकता। और ये कहकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे एक बार फिर से जंप करते हुए रेड बटरफ्लाई के प्लेटफॉर्म से भी हट गया था और इसी तरह वहाँ पे इधर उधर भटकते हुए अपने लिए किसी प्लेटफॉर्म को तलाश करने लगा था, जहाँ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो एक कॉफिन सेट के मास्टर के पास पहुंच चुका था, जहाँ जैसे ही वो उस कॉफिन मास्टर के साथ अपनी नजर मिलाता है तो उस कॉफिन मास्टर ने वहाँ पे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर की सोल के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसके प्रेशर से ही बेचारे उस कल्टीवेटर की हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। इवन वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। अब ये देखकर तो बेचारे उस कल्टीवेटर को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या वो यहाँ पे करे तो करे क्या। असल में उसने जस्ट अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम को अचीव किया था, जिसके चलते वो
खुद को बाकियों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझ बैठा था, पर वो बेचारा ये बात कहाँ जानता था कि यहाँ पे आने वाला हर एक इमोर्टल कल्टीवेटर है उससे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, जिनका वो चाहकर भी मुकाबला नहीं कर सकता था। और तभी वहाँ पे रेड कपड़ों में बैठा हुआ एक लड़का जिसका नाम ज़ाओ यी था, वो वहाँ पे अपनी वाइन को पीते हुए उस कल्टीवेटर से कहता है, घबराओ मत, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हो। लेकिन क्योंकि ज़ाओ यी भी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुका था, तो इसलिए बेचारा वो कल्टीवेटर उसके पास भी जाने से घबरा रहा था। असल में उस कल्टीवेटर को वहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की तलाश थी जो या तो उसके बराबर का ताकतवर हो या फिर उससे कमजोर हो, ताकि वो इस बात का फायदा उठाते हुए उससे उसके प्लेटफॉर्म को हथिया सके। और इसी तरह वहाँ पे अपनी तलाश जारी रखते हुए उसकी नजर एक इवल कल्टीवेटर के ऊपर भी पड़ जाती है, जिसका वैसे तो लेवल उसके बराबर का ही था, लेकिन उस इवल कल्टीवेटर की बॉडी से निकलने वाले इवल ऑरा को महसूस करके वो कल्टीवेटर वहाँ पे घबरा चुका था, इसलिए वो वहाँ पे उसके साथ भी नहीं उलझता। और इसी तरह से वहाँ पे इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर वहाँ पे वंगलिन के ऊपर आके ठहर जाती है, जो कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही शांति से बैठा हुआ था, जिसे देखते ही उस कल्टीवेटर के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है। वो खुश होते हुए कहता है कि ये कल्टीवेटर मुझे बहुत ही ज्यादा शांत दिखाई दे रहा है और ऊपर से इसका तो लेवल भी मेरे बराबर का ही लग रहा है, जिसके चलते मैं बहुत ही आसानी के साथ इससे इसका प्लेटफॉर्म हथिया सकता हूँ। और यही सोचकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए वंगलिन के सामने आ चुका था। और वंगलिन के सामने आकर वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए वंगलिन से कहता है, लड़के मैं तुमसे एक बार ही बोलूंगा, अगर तुम यहाँ पे अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरे लिए अपने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दो। अब उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर वंगलिन भी अपनी आंखें खोलकर एक बार उस कल्टीवेटर की तरफ देखता है, लेकिन वंगलिन को तो वो कल्टीवेटर वहाँ पे इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि वंगलिन उसे वहाँ पे कोई जवाब भी दे। इसलिए वंगलिन उस कल्टीवेटर को वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दोबारा से अपनी कल्टीवेशन में लग गया था। जबकि ये देखकर तो उस कल्टीवेटर को भी वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, और अपने इसी गुस्से के साथ उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपनी ड्यूअल एनर्जी को भी अनलीश करना शुरू कर दिया था। पर उसके बावजूद भी जब वंगलिन उसे वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता, तो उस कल्टीवेटर ने अपनी ड्यूअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वंगलिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक भी कर दिया था। पर अपनी तरफ आते हुए उस अटैक को देखकर भी वंगलिन वहाँ पे अपनी आंखें नहीं खोलता, बल्कि वंगलिन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने सर्कल आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए वहाँ पे अपने थंडर फ्रॉग को समन कर लेता है, जिसने बाहर आते साथ ही वहाँ पे अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस कल्टीवेटर के अटैक के ऊपर ये अटैक करके उसे वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक ब्लास्ट भी हो गया था। और उस ब्लास्ट की चपेट में आते हुए बेचारा वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे चला गया था, जो देखकर तो बेचारे उस कल्टीवेटर को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मामूली सा दिखने वाला कल्टीवेटर भी इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। और सबसे ज्यादा हैरान तो वो वहाँ पे उस थंडर फ्रॉग को देख के हो रहा था। वो अपने मन ही मन में हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह का खतरनाक थंडर फ्रॉग है, आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा खतरनाक बीज तो कभी नहीं देखा, और देखता भी कहाँ से, क्योंकि ये थंडर फ्रॉग तो एंशिएंट गोल्डलैंड से बिलोंग करता था, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, और अगर कोई जानता भी था तो वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब ये सब सोचकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे समझ चुका था कि वो यहाँ पे वंगलिन के साथ भी नहीं उलझ सकता, और अगर वो यहाँ पे थोड़ी देर और रुका रहा तो ये थंडर फ्रॉग ही उसकी जान ले लेगा। इसलिए बेचारा वो कल्टीवेटर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भी चला जाता है। लेकिन इस बीच रेड बटरफ्लाई की नजर वहाँ पे वंगलिन के ऊपर पड़ चुकी थी, जो कि वहाँ पे वंगलिन को बहुत ही गौर से देखते हुए अपने मन में कहती है, न जाने ये लड़का मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पहले भी कई बार इसके साथ मुलाकात हो चुकी है, पर कहाँ पे, आखिर मुझे इसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। लेकिन अभी रेड बटरफ्लाई वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही वहाँ पे सभी कल्टीवेटर्स के सामने एक एक कैलिडोन अपीयर होता है। असल में इमॉर्टल फायरीलैंड के अंदर इसे रिटर्न कैलिडोन कहा जाता था, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से आने वाले कल्टीवेटर्स को दिया जाता था, और इस रिटर्न कैलिडोन का इस्तेमाल करते हुए वो कल्टीवेटर कभी भी इमॉर्टल फायरीलैंड से होते हुए वापस अपनी दुनिया में जा सकता था। और इसी के साथ फाइनली अब वहाँ पे इमॉर्टल फायरीलैंड का गेट भी पूरी तरह से ओपन हो चुका था, जिसके चलते सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसी गेट की तरफ ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वंगलिन उस इमॉर्टल गेट से होते हुए अंदर पहुंचता है, तो वंगलिन को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यूनिवर्स के मिड में आ गया हो, और वहाँ से वो जहाँ चाहे जा सकता है। वंगलिन को वहाँ पे हजारों की तादाद में प्लैनेट्स और स्टार्स दिखाई दे रहे थे, और ये सीन वहाँ पे देखने में वाकई काफी ज्यादा कूल लग रहा था। अब वंगलिन वहाँ पे खड़ा होकर ये सोच रहा था कि उसे आखिर कहाँ जाना चाहिए। तभी उसकी नजर वहाँ पे एक स्टार प्लैनेट के ऊपर पड़ती है, जो कि वंगलिन को वहाँ पे अपने लिए बिल्कुल सूटेबल दिखाई दे रहा था। इसलिए वंगलिन वहाँ पे उसी प्लैनेट को चूज करता है, और ऐसा होते ही वो वहाँ पे एक ही झटके के साथ टेलीपोर्ट होते हुए सीधा वहाँ पे उसी प्लैनेट में ही पहुंच चुका था। पर जैसे ही वंगलिन वहाँ पे पहुंचता है, तो उसे वहाँ पे जानने को मिलता है कि ये जगह तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और यही सब सोचकर जब वंगलिन वहाँ पे आगे बढ़ता है, तो उस जगह को चेक करने पर वंगलिन को वहाँ पे पता चलता है कि ये सारी की सारी जगह स्पिरिट स्टोन से बनी हुई थी, जो कि आज अगर सही सलामत होती तो वंगलिन के काफी ज्यादा काम आ सकती थी, क्योंकि उन स्पिरिट स्टोन से निकलने वाला ऑरा वंगलिन को वहाँ पे हेवन एंड अर्थ के भी ऑरा से ज्यादा प्योर दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ वंगलिन को वहाँ पे अब ये भी बात परेशान कर रही थी कि आखिर वो पर्सन कितना ज्यादा ताकतवर रहा होगा जिसने किस तरह के इमॉर्टल फायरीलैंड तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए वंगलिन अब वहाँ पे जानना चाह रहा था कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते इस पूरे प्लेनेट की ऐसी हालत हो गई। और यही सोचकर वंगलिन वहाँ पे इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, ताकि उसे वहाँ पे इस जगह के बारे में कुछ पता चल
सके। और इसी तरह से घूमते घुमाते हुए वांगलिन किंग पैलेस में आ चुका था, जहाँ पे वांगलिन की नजर किंग की समाधि के ऊपर पड़ती है, जो कि मेंशन के बीचों बीच रखी हुई थी। और किंग की समाधि के ऊपर बड़े बड़े एंशिएंट वर्ड्स में किंग की समाधि के बारे में ही लिखा हुआ था, जिससे पढ़कर लिंगजू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, इसकी ये समाधि देखो कितनी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, तो मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि आखिर इस किंग का पैलेस कितना ज्यादा बड़ा रहा होगा। जबकि वांगलिन तो वहाँ पे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो अपने मन में कहता है कि ज्यादातर किंग की समाधियों को पैलेस में किसी खास जगह पे छुपा के बनाया जाता है, लेकिन इस किंग की समाधि को इस तरह से बाहर क्यों बनाया गया है, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और इसी बारे में पता लगाने के लिए वांगलिन अचानक से ही वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन मोन्यूमेंट को वहाँ पे चेक करने लगा था, जहाँ चेक करते हुए अचानक ही वांगलिन को वहाँ पे स्टोन मोन्यूमेंट के नीचे से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी का ऑरा महसूस होता है। इसलिए जब वांगलिन वहाँ पे स्टोन मोन्यूमेंट को हटा कर देखता है तो उसके नीचे वांगलिन को वहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड का ऑरा महसूस होता है, जैसे वांगलिन ने भी वहाँ पे जल्दी से अपनी डिवाइन सोल फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। पर अभी वांगलिन वहाँ पे उस इमॉर्टल वर्ल्ड के ऑरा को महसूस कर ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे होंगजी नाम के कल्टीवेटर की एंट्री होती है। और होंगजी के आते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम भी अचानक से बदलने लगा था। और जैसे ही होंगजी की नजर वहाँ पे वांगलिन के ऊपर पड़ती है तो होंगजी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए वांगलिन से कहता है, हे रुक जाओ, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये जगह हमारी लियो सोर्ड सेक्ट से बिलोंग करती है। आज से 3000 साल पहले ही हमारे लियो सोर्ड सेक्ट ने इस पैलेस के ऊपर कब्जा कर लिया था, इसलिए यहाँ का हर एक ट्रायर है हमारे लियो सोर्ड सेक्ट से बिलोंग करता है, जैसे हमारे अलावा और कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए अभी तुम जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ। लेकिन जब वांगलिन फिर भी वहाँ पे उसकी बात नहीं सुनता तो होंगजी ने अचानक ही वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। पर वांगलिन तो वहाँ पे इस बार भी नहीं घबराता और वो वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह अपने सर्कल आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए वहाँ पे अपने थंडर फ्रो को समन कर लेता है, जिसने बाहर आते साथ ही अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करके होंगजी के अटैक के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अपने अटैक को वहाँ पे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर तो बेचारे होंगजी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। असल में होंगजी ने अभी अभी वांगलिन के ऊपर अपने जो सोर्ड अटैक का इस्तेमाल किया था, वो लुओ सोर्ड सेट का एक बहुत ही जाना माना और ताकतवर अटैक था, जिसे आज तक कोई भी डॉय नहीं कर पाया था। जबकि वांगलिन के थंडर फ्रॉग ने तो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यही बात बेचारे होंगजी को वहाँ पे परेशान कर रही थी। तभी वांगलिन वहाँ पे कोल टून में उससे कहता है कि आखिर इमॉर्टल वर्ल्ड के ओनर्स बनना कब से शुरू हो गए, अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, अदरवाइज मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ पे खत्म करना होगा। लेकिन जब होंगजी वांगलिन की ये बात सुनकर भी वहाँ से नहीं जाता तो वांगलिन के थंडर फ्रॉग ने वहाँ पे एक बार फिर से उसके ऊपर अपनी थंडर एनर्जी से अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे बेचारा होंगजी भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ अपने सोर्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसे वहाँ पे काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उसका ये सोर्ड आर्टिफैक्ट है उसके सेट के टॉप 7 आर्टिफैक्ट्स में से एक था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे उस थंडर फ्रॉग के अटैक का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और उसे सबसे ज्यादा हैरानगी तो वहाँ पे इस बात से हो रही थी कि वांगलिन जो कि अभी जस्ट सोल फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे था और उसका वो थंडर फ्रॉग भी मिडिल स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के स्टेज पे था, पर उसके बावजूद भी वहाँ पे वो उसकी डिवाइन आर्टिफैक्ट का मुकाबला करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे। और यही बात बेचारे होंगजी को वहाँ पे हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि अपने इस डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए होंगजी ने न जाने अपने कितने ही दुश्मनों को धूल चटाई थी, जबकि आज वांगलिन वहाँ पे उसके ऊपर ही भारी पड़ रहा था। और ये बात उसे वहाँ पे परेशान करने की बजाय उल्टा बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। इसी बीच वांगलिन जो कि वहाँ पे काफी हद तक उसे मॉर्टल ऑरा को ऑब्जर्व कर चुका था, वो वहाँ पे होंगजी की तरफ देखते हुए कोल टून में उससे कहता है कि मैं तुम लोगों के प्लान्स को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। जैसा कि ये बात सभी जानते हैं कि मॉर्टल वर्ल्ड तो हजारों साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था और इसी बीच गलती से तुम्हारा लुओ सोर्ड सेक्ट यहाँ पे आ पहुंचा और यहाँ पे आने के बाद जरूर उनकी नजर इस इमॉर्टल फॉर्मेशन के ऊपर पड़ी होगी, जिससे हर रोज थोड़ा थोड़ा इमॉर्टल ऑरा निकला करता था। और इसी इमॉर्टल ऑरा को करेक्ट करने के लिए और अपना बनाने के लिए तुम लोगों ने किंग की समाधि का सहारा लिया, ताकि किसी को भी तुम्हारे इस खतरनाक प्लान के बारे में पता ना चल सके। और उसके बाद तुम्हारा लुओ सोर्ड सेक्ट हर रोज आपने किसी न किसी कल्टीवेटर को यहाँ पे भेजा करता है, ताकि वो यहाँ पे आकर इस इमॉर्टल ऑरा को ऑब्जर्व करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ा सके। और आज ऐसा करने की बारी तुम्हारी थी, पर कितने अफसोस की बात है कि आज तुम्हारी मुलाकात यहाँ पे मेरे साथ हो गई। अब वांगलिन की ये सारी बातें सुनकर तो बेचारे होंगजी की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वांगलिन ने इतने कम समय में उनके सारे प्लान के बारे में कैसे पता लगा लिया। और इसी के साथ उसे वहाँ पे ये भी एहसास हो गया था कि वो वहाँ पे जाकर भी वांगलिन का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वांगलिन ऊपर से दिखने में जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा था, अंदर से होंगजी को वहाँ पे उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे उसे मॉर्टल वर्ल्ड के ऑरा को इकट्ठा करते हुए एक क्रिस्टल का रूप दे देता है, जिसे देखकर खुद वांगलिन भी चौंकते हुए कहता है कि कौन इस छोटे से क्रिस्टल को देखकर कह सकता है कि इस मामूली से दिखने वाले छोटे से क्रिस्टल की एनर्जी हमारे पूरे जाओ किंगडम से भी ज्यादा होगी। पर अभी वांगलिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी होंगजी वांगलिन को वहाँ पे खत्म करने के लिए अपनी सोल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और गुस्से से वांगलिन से कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन अब तुमने मुझे यहाँ पे तुम्हें खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके चलते अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाला।
और ये कहकर होंगजी वहाँ पे एक बार फिर से अपने सोड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। जो देखकर तो वांग लिन के थंडर फ्रॉग ने भी जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था। और थंडर फ्रॉग ने वहाँ पे उसके सिर्फ अटैक को रोका ही नहीं था, बल्कि वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे होंगजी को लाइटनिंग के झटके भी दे रहा था। जो देखकर होंगजी को भी वहाँ पे समझ आ चुका था कि वो यहाँ पे अकेले इस लड़के वांग लिन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागते हुए वांग लिन से कहता है कि अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मेरा लुओ सोर्ड सेट तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अगली बार जब तुम्हारा मेरे साथ मुकाबला होगा तो मेरे साथ लुओ सोर्ड सेट की आर्मी भी होगी, और मेरा ये तुमसे वादा है कि हम तुम्हें इस इमोर्टल फायरी लैंड के गेट को पार नहीं करने देंगे। और इसी तरह की न जाने कितनी ही धमकियां देते हुए होंगजी वहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा था। अब होंगजी की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कोल्ड टोन में उससे कहता है कि ये सब तो तब होगा ना जब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और ये कहते हुए वांग लिन ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने फॉरबिडन फ्लैग को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके ओवर प्रेशर से ही न सिर्फ वहाँ पे होंगजी की सोर्ड स्लैश को डिस्ट्रॉय कर देता है, बल्कि उसी के साथ साथ होंगजी को पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भी निकल चुका था। और इसी बीच वांग लिन ने वहाँ पे जल्दी से अपने थंडर फ्रॉग को भी वापस भेज दिया था, और खुद वो इसी तरह से पीछे करते हुए होंगजी के काफी करीब पहुंच चुका था, जहाँ वांग लिन को जानने को मिलता है कि होंगजी तो वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वांग लिन उसे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था। इसलिए वांग लिन वहाँ पे अपनी फ्लाइंग शॉट का इस्तेमाल करते हुए एक गोड स्टोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए होंगजी वहाँ से टेलीपोर्ट होने की कोशिश कर रहा था। और अब क्योंकि वो स्पिरिचुअल स्टोन ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो भला वो टेलीपोर्टेशन एरे कैसे एक्टिवेट हो सकता था। इसलिए बेचारा होंगजी वहीं पे फंस चुका था, और बेचारा होंगजी वहाँ पे कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही वांग लिन ने वहाँ पे अपनी गोल्डन बेल का इस्तेमाल करते हुए होंगजी को उसके अंदर ट्रैप कर दिया था। जो देखकर होंगजी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए वांग लिन से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो जो तुम मेरे जैसे एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि जब कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाता है तो उसकी सोल इमोर्टल हो जाती है, जिसका मतलब है कि उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और ये कहकर होंगजी ने भी गुस्से से वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन बेल को अंदर से ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर दी थी। होंगजी की ये बात सुनकर वांग लिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, इस गोल्डन बेल का रियल नाम गोल्डन रिफाइनिंग बेल है, जो कि मुझे एक एंशिएंट कल्टीवेटर से मिली थी। और तुम्हें ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानगी होगी, हम इस एंशिएंट गोल्डन बेल का इस्तेमाल करते हुए किसी इमोर्टल सोल को भी रिफाइन कर सकते हैं। और ये कहकर वांग लिन ने अचानक ही वहाँ पे एक अजीब किस्म की ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए होंगजी की इमोर्टल सोल को वहाँ पे रिफाइन करना शुरू कर दिया था। जो देखते हुए तो बेचारे होंगजी को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि वो अनजाने में कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जबकि वांग लिन तो लगातार वहाँ पे उसकी इमोर्टल सोल को रिफाइन करने के लिए अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा था, जिसके चलते अब धीरे धीरे होंगजी को भी वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। इसलिए वो जल्दी से चलाकर वहाँ पे वांग लिन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी जान बख्श दो, अगर तुम चाहो तो मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी भी करने के लिए तैयार हूँ। जिसपे वांग लिन जो कि वहाँ पे अपनी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे वहाँ पे गोल्डन बेल को छोटा करता जा रहा था। वो वहाँ पे होंगजी को कोल्ड टून में जवाब देते हुए बताता है कि अब इस सब के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और ये कहते हुए वांग लिन ने होंगजी को वहाँ पे पूरी तरह से अपनी गोल्डन बेल के अंदर ही ट्रैप कर लिया था। जो देखकर तो लिंगजू भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, बॉस आपने तो कमाल ही कर दिया, ये लड़का हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे इसकी इमोर्टल सोल को पूरी तरह से रिफाइन कर लेते हैं तो ना इसके पास मौजूद सारे ट्रेस हमारे हो जाएंगे, बल्कि उसी के साथ साथ इसका स्टोरी बैग भी हमारा हो जाएगा, जिसके अंदर न जाने कितने ही खास किस्म के ट्रेस और एलेक्सेस मौजूद होंगे। ये सब सोचकर ही लिंगजू के मुंह से तो वहाँ पे पानी आना शुरू हो चुका था। लिंगजू की ये बात सुनकर वांग लिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि बेशक तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसकी इमोर्टल सोल को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए हमें काफी सारा समय लगने वाला है। और ये कहते हुए वांग लिन वहाँ पे अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुका था। वांग लिन का वहाँ पे बस सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा इमोर्टल फॉर्मेशंस को ढूंढ पाना जिनके अंदर इमोर्टल वर्ड का ऑरा मौजूद हो। और अपनी इसी तलाश में वांग लिन अगले कुछ दिन वहाँ पे इसी तरह से गुजार देता है, जहाँ इस बीच हमें जानने को मिलता है कि वांग लिन को एक केव भी मिल चुकी थी, जिसके अंदर भी वही फॉर्मेशन मौजूद थी जिससे वर्ड ऑफ इमोर्टल का ऑरा रिलीज हो रहा था। इसलिए वांग लिन भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उस केव के अंदर आते हुए उस ऑरा को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जो कि न सिर्फ वांग लिन के सोल सीरियलम की पावर को बढ़ाया जा रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ वांग लिन की फॉर्मेशन स्किल्स भी और ज्यादा शार्प होती जा रही थी। और इसी तरह देखते ही देखते वांग लिन ने उस केव के अंदर मौजूद सारे वर्ड ऑफ इमोर्टल के ऑरा को ऑब्जर्व कर लिया था। और इस सब में वांग लिन को वहाँ पे 3 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। और 3 दिनों के बाद वांग लिन दोबारा वहाँ पे उसी फॉर्मेशन एरे की तरफ ही निकल जाता है, जहाँ पे वांग लिन ने अपनी गोल्डन बेल के अंदर होंगजी को ट्रैप कर रखा था। और वहाँ पहुंचकर जब वांग लिन अपनी गोल्डन बेल को हटाता है तो होंगजी की बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी थी, और अब बस वहाँ पे उसकी डिवाइन सोर्ड और उसका स्टोरी बैग ही मौजूद था। और जब वांग लिन वहाँ पे होंगजी की स्टोरी बैग को चेक करता है तो उसके अंदर हजारों की तादाद में गॉड स्पिरिचुअल स्टोन्स पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर लिंगजू वहाँ पे लाट टपकाते हुए कहता है, बॉस ये सभी के सभी स्पिरिचुअल स्टोन्स तो हाई लेवल के स्टोन्स हैं, इसका मतलब है कि हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं। पर अभी लिंगजू वहाँ पे खुश होते हुए ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक ही होंगजी जिसने मरने से पहले अपनी सोल का
एक छोटा सा टुकड़ा अपनी सोट के अंदर डाल दिया था। वो अचानक ही बाहर आकर गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए वांग लिन से कहता है, कमीने इंसान, अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहते हुए होंगजी ने अचानक ही वहाँ पे गुस्से के साथ अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। लेकिन वांग लिन तो वहाँ पे उसके अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी था, इसलिए वांग लिन भी वहाँ पे अपनी डेथ की आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन पावर का इस्तेमाल करते हुए होंगजी के ऊपर अपना आखिरी अटैक करके उसके सोल के बचे हुए आखिरी टुकड़े को भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखा तो बेचारा होंगजी मरने से पहले ही वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। वो हैरान होकर वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, कैसे, आखिर तुम्हें कैसे पता चला था कि मैंने अपनी सोल का एक टुकड़ा अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर छुपा रखा है? जिस पे वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे जवाब देते हुए कहता है कि मेरी आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता, मैंने जानबूझकर तुम्हें जिंदा छोड़ने का मौका दिया था। असल में तो मैं तुम्हें मारना ही नहीं चाहता था, बल्कि मुझे तो तुम्हारी ये डिवाइन सोर्ड चाहिए थी, पर तुमने यहाँ पे खुद ही तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। वहीं होंगजी के पूरी तरह से खत्म होने के बाद वांग लिन उसकी डिवाइन सोर्ड को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है, अब जब इसका पिछला मालिक मान चुका है तो इसका मतलब है कि अभी के लिए इस सोर्ड का कोई भी ओनर नहीं है, जिसके चलते मैं इस डिवाइन सोर्ड को बहुत ही आसानी के साथ अपना बना सकता हूँ। लेकिन इस डिवाइन सोर्ड के ऊपर 100 से भी ज्यादा बैंड रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, जिन्हें पूरी तरह से अनलॉक करने में मुझे काफी सारा समय लगने वाला है। पर एक बात जो वांग लिन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली थी वो ये थी कि ये डिवाइन सोर्ड भी आगे चलकर वांग लिन के फॉरबिडन फ्लैग की तरह बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनने वाली थी, और हो सकता है ये आगे चलकर वांग लिन का फेवरेट वेपन भी बन जाए। और इसी तरह से होंगजी के सभी ट्रायल्स को चेक करते हुए वांग लिन की नजर वहाँ पे एक जेट पैटर्न के ऊपर पड़ती है, जिसके अंदर लुओ सोर्ड सेट की बहुत ही ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। और जब वांग लिन वहाँ पे उस जेट पैटर्न को चेक करता है तो वांग लिन को वहाँ पे उस जेट पैटर्न के अंदर से 35 से भी ज्यादा फ्रेगमेंट्स के बारे में पता चलता है, जिन्हें लुओ सोर्ड सेट बहुत ही चालाकी के साथ अपने कब्जे में कर चुका था। और ऊपर से लुओ सोर्ड सेट ने बहुत ही चालाकी के साथ उन सभी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ते हुए वहाँ पे टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन भी बना दी थी, जिसके चलते जिसके पास भी जेट पैटर्न होगा वो इन फ्रेगमेंट्स में कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था। और ये पता चलते ही वांग लिन वहाँ पे उनमें से एक फ्रेगमेंट को चूज करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका था। और वांग लिन जहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ था वो एक डेजर्ट एरिया था, जहाँ पे वांग लिन को दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब तो वांग लिन को वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि शायद लुओ सोर्ड सेट ने जानबूझकर लोगों की नजरों में न आने के लिए इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को बनाया होगा, ताकि वो लोगों का ध्यान भटका सके। पर इस सब के बावजूद भी न जाने मुझे ये जगह इतनी ज्यादा अजीब क्यों लग रही है। और इसी बारे में पता लगाने के लिए जैसे ही वांग लिन वहाँ पे आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे अपने पीछे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर जब वांग लिन वहाँ पे पलट कर देखता है तो वांग लिन को वहाँ पे मोटल फायरी लैंड की फायरिस दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर तो वांग लिन को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मोटल फायरी लैंड को तो हजारों साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो फिर ये फायरिस अभी तक कैसे जिंदा है? यही बात वांग लिन को वहाँ पे परेशान कर रही थी। लेकिन जब वांग लिन वहाँ पे उन फायरिस को गौर से देखता है तो वांग लिन को वहाँ पे उनके अंदर से कोई भी लाइफ एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, जिसके साथ ही वांग लिन को वहाँ पे पता चल चुका था कि ये सब तो बस वहाँ पे एक इल्यूजन है। इसलिए वांग लिन करीब से जाकर उन्हें वहाँ पे देखने की कोशिश करता है। जहाँ वांग लिन जैसे जैसे उनके करीब जा रहा था वैसे वैसे वहाँ का इल्यूजन भी बदलता जा रहा था, और अब वांग लिन को वहाँ पे हजारों साल पहले वाला इमोर्टल फायरी लैंड दिखाई देने लगा था, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ खुशहाल भी दिखाई दे रहा था। और जैसे जैसे वांग लिन वहाँ पे वो सब नजारे देख रहा था, वांग लिन के फेस के ऊपर भी स्माइल आती जा रही थी। असल में हजारों साल पहले ये लोग यहाँ पे बहुत ही शांति के साथ रहा करते थे, और क्योंकि इन लोगों के पास 7 पावर थी तो ये लोग किसी भी लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर सकते थे, और ऊपर से इन लोगों ने इस जगह को बिल्कुल हेवन की तरह ही बना दिया था। ये सभी लोग सारा दिन आराम से बैठकर खाना खाते हुए वाइन को पिया करते थे। कुल मिला के बात ये थी कि वहाँ पे चारों तरफ हेवन की तरह सुकून ही सुकून था, जो सब देखकर वांग लिन के दिमाग में बस वहाँ पे एक ही सवाल चल रहा था कि अगर ये सभी लोग इतने ज्यादा ताकतवर थे तो आखिर फिर इन लोगों के इस वर्ल्ड को तबाह किसने किया था। पर अभी वांग लिन वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे उस इल्यूजन के अंदर मौजूद सभी लोग वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ आसमान की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जो देखकर तो वांग लिन की नजर भी ऊपर आसमान की तरफ चली जाती है, जहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल पाम अटैक धीरे धीरे वहाँ पे नीचे उन्हीं की तरफ ही बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल लैंड के सभी लोगों ने भी वहाँ पे आपस में हाथ मिला लिया था। लेकिन एक साथ हाथ मिलाने के बावजूद भी वो सभी इमोर्टल्स वहाँ पे उस गॉड पाम को नहीं रोक पा रहे थे। अब ये देखकर तो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर मौजूद हर एक कल्टिवेटर ने वहाँ पे उस गॉड पाम को रोकने के लिए अपना अपना पूरा दम लगा दिया था, लेकिन उनके किसी भी अटैक का वहाँ पे उस गॉड पाम के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब ये देखकर तो वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के सभी लोगों ने वहाँ पे भागना शुरू कर दिया था, जबकि वो गॉड पाम अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को वहाँ पे तबाह करता जा रहा था। जो देखकर तो वांग लिन भी अब वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कहीं ऐसा न हो कि ये गॉड पाम रियल हो और अनजाने में ही यहाँ पे मेरी जान भी चली जाए। पर अब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। अगर वो गॉड पाम रियल भी था तो वांग लिन के पास अब वहाँ पे भागने का समय नहीं था, इसलिए वांग लिन ने वहाँ पे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अब उस गॉड पाम की तरफ ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वो गॉड पाम सीधा नीचे आते हुए वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल लैंड के साथ टकरा जाता है, जिसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट के रास्ते में जो कोई भी चीज आ रही थी वो उसे वहाँ पे तबाह करता जा रहा था, जिसके चलते देखते ही देखते वहाँ पे कुछ ही पलों में वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल लैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। दोस्तों क्या लगता है ये गॉड पाम किसका हो
होगा कहीं ये गोड पाम में से टजुका ही तो नहीं था। जबकि इसी बीच हम वहाँ पे वांग लिन को देखते हैं जो कि खुद तो वहाँ पे उस गोड पाम से बच गया था, लेकिन उस वर्ल्ड को वहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानगी तो वहाँ पे इस बात से हो रही थी कि आखिर भला एक सिंगल पाम एक पूरे वर्ल्ड को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस गोड पाम का इस्तेमाल जिस किसी ने भी किया होगा उसकी दिपास के बारे में भी अंदाजा लगा पाना इम्पॉसिबल है। पर अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे कोई एक स्नो क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर देता है, जिसका एहसास वहाँ पे वांग लिन को भी हो चुका था। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।